ज्वाइन कर लेंगे ना सारे अपने आप। हम्म? जी जी सर। देखो भाई, एक व्यक्ति, आ जान दो पहले इन सबको, है ना सर। ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति जब अपने टीवी को सेल करता है, पहले सेल करता है, कभी मजबूरी में आप किसी सामान को बेचते हो तो कई बार ना सामान सस्ता बिकता है, होता है कि नहीं होता ऐसा। भाई अचानक से आपको अपनी बाइक सेल करनी है, तो जो प्राइस आप चाहते हो वो नहीं मिलता। आपका दोस्त कहता है आपको चाहिए 15,000, 8,000 लेने हैं तो ले लें, है ना। फिर उस केस में तुम्हारे साथ हुआ है ना, कोई बात नहीं। 5% पे मान लो बेचना चाहता था, लेकिन अब आपको मान लो कुछ दिन बाद आपका काम हो गया, जो काम होना था वो हो गया। कुछ दिन के बाद आपकी गाड़ी वाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, या फिर कुछ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर वो कहते हैं भाई ये गाड़ी हमें दे दो। तो अगर आप गाड़ी देने की बात करते हो तो इस बार वो 5% की जगह कितना कर देता है, 10% का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इस बार आपने नहीं बेचनी थी, उसे नीड थी। बात आई समझ। तो वो आपका प्रॉफिट 5% की जगह 10% में चेंज हो जाता है। यानी आपको प्रॉफिट और ज्यादा मिल गया। कितना ज्यादा मिला सर? 5%। और ये जो 5% प्रॉफिट ज्यादा मिला, प्रॉफिट मिला 5% ज्यादा, प्रॉफिट मिला कितना? 5% ज्यादा। और अगर रुपए में ये वैल्यू देखें तो कितनी ज्यादा है? 1,000 रुपए ज्यादा है। या तो मैं इस बात को ऐसे कहना चाहूं कि अगर मैं अपने सामान को पहले बेच रहा था और अब बेच रहा हूं, उसकी तुलना में मुझे 5% का प्रॉफिट हो रहा है या 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, एक ही बात है, कह सकता हूं ना। तो मैं यहाँ पे सवाल को लिखूंगा टोटल का, टोटल का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल का 5% मतलब 5/100, और बराबर किसके होता है? अरे बोल लिया करो, 1,000 के। सही। तो सिंप्लीफाई करके देख लेना, कर लोगे ना। तो यहां से काटो 20, तो टोटल की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 100 जीरो मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 20,000 रुपीज। ये आंसर आ गया, 20,000। तो वो सामान 20,000 रुपए का था। आपको एग्जाम में ये नहीं करना, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे सब कुछ लिखा होगा, सही है। इसे बिल्कुल नहीं करना, एक लाइन में लिखना है। और 20% भी 1/5 लिखोगे, सॉरी 5% का मतलब 1/20, 20 का गुणा इसके साथ, 20,000 आंसर। मुझे तो लगता है पेन ही नहीं उठाना, सीधा क्लिक करना है, सी ऑप्शन, खत्म, अगला बताओ। सही है। हाँ। और तुम्हारी जिम में सब सही चल रही है? हाँ। अच्छा छोड़ दी, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी को बेचा जाता है, मतलब सीपी के 25% प्रॉफिट पे घड़ी को बेचा जाता है। तो 25% का मतलब क्या हुआ सर? बताओ क्या हुआ? अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। 17 नंबर क्वेश्चन देखा, 25% का मतलब हुआ 1/4। क्या इस बात से सहमत हो? तो 4 क्या है? सीपी। और ये क्या है? प्रॉफिट। तो जब ये प्रॉफिट है और ये सीपी है, तो आप मुझे एसपी बता सकते हो क्या? एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4 + 1 = 5। ये सारी चीजें कॉमन है, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए अगर आपने प्रॉफिट लॉस को ढंग से पढ़ा है तो। 280 क्वेश्चन बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, और इतने क्वेश्चन आपने क्लास में बैठ के करे हैं, सही है। और अगर आपको अभी नहीं आ रहे, इसका मतलब आप कमजोर हो। क्या हो? हाँ। अब आगे चलते हैं। अब यानी वो ये कहना चाहता है कि एसपी जो है ना 5 है, और वो एसपी पे प्रॉफिट को कंसिडर करना चाहता है। सर किस पे करना चाहते हैं? एसपी पे। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है, लेकिन अगर किसी का दिमाग ही खराब है, वो कहता है नहीं तो एसपी पे ही करूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है, कर ले भाई, क्या दिक्कत है हमें। तो एसपी पे जब हम प्रॉफिट कंसिडर करेंगे तो एक प्रॉफिट हुआ, और किस पे कंसिडर करना है भाई? एसपी यानी कि 5 में, और गुणा में क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो यहां से सिंप्लीफिकेशन करते समय आंसर कितना आ जाएगा? 20% सर, 20%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे अक्सर देखो ये सवाल तुम सोचोगे ये कहाँ यूज होता है। तो मान लो कि आपका कोई बहुत गहरा दोस्त था, बहुत पक्की मित्रता थी, और आप उसने कोई बिजनेस शुरू कर लिया। आपने पूछा भाई कैसा काम वाम चल रहा है? कहते काम तो सर कुछ चल ही नहीं रहा, बेकार चल रहा है, कहते बिल्कुल सब हालत खराब हो रखी है। एक दिन उसके अचानक से पिताजी मिल गए। पापा कहते काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, उसे तो पिछले महीने 30% का प्रॉफिट हुआ। तो पापा किस पे प्रॉफिट बता रहे हैं? सीपी पे। अब दूसरे दिन वो आपको मिला, ये तू तो कह रहा काम ही नहीं चल रहा, पापा तो कह रहे 30% का। वो कहता है नहीं, पापा ने जो प्रॉफिट 30% बताया वो एसपी पे बता दिया तुम्हें, सीपी पे प्रॉफिट नहीं। अगर वो मैथ्स अच्छा जानता होगा तो तुम्हें घुमा देगा फिर तुरंत।
मेरी बात समझ आई? वो तुम्हें सीपी पे प्रॉफिट कंसीडर करके दिखाएगा और ओवरऑल कैलकुलेट करके तुम्हें 17 या 18% प्रॉफिट दिखा पाएगा। मेरी बात समझ आई? अगर वो अच्छा जानकार है तो। और अगर जानकार नहीं है तो मुंह लटका लेगा, झूठ झूठ पकड़ा जाएगा उसका। हाँ यार बात तो ऐसे ही है, वो तो मैंने देखा नहीं था, या कुछ और बात बताएगा तुम्हें। लड़के लड़के की बात कर रहा हूँ मैं। सही है। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखना, सीपी पे भी निकाला जा सकता है और एसपी पे भी निकाला जा सकता है। अब सर अगले सवाल को जब हम देखें तो 19वां सवाल क्या कहता है, समझ? अच्छा 18वां भी करना पड़ेगा। 28 वस्तुओं का, देखो ध्यान देना, समझाता हूं। देखो जिन्हें यहां तक बातें समझ नहीं आ रही ना, उनके साथ सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि उन्हें उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन में 12 बच्चे रह गए, पता नहीं क्यों। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह हो ना जिससे पता ना हो क्लास आगे कंटिन्यू हो रही है, तो आप उन्हें एक बार इन्फॉर्म कर दो ताकि वो लोग जो दोबारा से ज्वाइन कर लें, सही है, 40 मिनट के बाद के सेशन को। देखो 18वां नंबर सवाल ये कहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स, यानी सीपी ऑफ 28, सीपी ऑफ 28 आर्टिकल ऐसे लिखा है, इक्वल है एसपी ऑफ 21 आर्टिकल। 21 आर्टिकल के सीपी के बराबर है भाई, एसपी के बराबर है, सॉरी। अब ध्यान से देखना, सीपी का मतलब सीपी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सही है। और यहाँ पे 28 आर्टिकल लिखा जा सकता है, आर्टिकल से आर्टिकल काट दो, सही है। इक्वल टू एसपी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे 21 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से 4 सत्ते या 3 करे, कटेगा ही नहीं। तुमने नहीं काट पाया तो कटेगा ही नहीं, उसने नहीं काट पाया तो कह रहे कटेगा ही नहीं। 7 चौक 28, 7 21, सही है। अब यहां से देखो सीपी इंटू 4, तो ये वाला 3 इधर आ जाएगा, या फिर एसपी को इधर ले आओ, तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 3/4, यानी सामान खरीदा कितने का और बेचा कितने का, प्रॉफिट कितने का हुआ। प्रॉफिट किस पे होता है, गुणा में क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, सही है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 33। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दो व्यक्तियों की मासिक आय इतनी है, द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 2:3 and their monthly expense are in the ratio 5:9. If each of them saves rupees 600 per month, then their monthly income are। एक व्यक्ति है जो कि 2 रुपए कमाता है और खर्च कितने करता है सर, 5। क्या ऐसा संभव है? इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो सकते हैं क्या, या इनकम से ज्यादा सेविंग हो सकती है क्या? कभी संभव नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, समझना ध्यान से। हाँ मैं समझाता हूं, देखो एक बात बताओ, इनकम इक्वल टू क्या होता है भाई? अगर मैं कहूं कि आपने 6,000 रुपए कमाए एक महीने में, जो आपको सैलरी मिली, या फिर 6,000 रुपए आपने इस पिछले महीने में खर्च कर दिए और 4,000 की आपने बचत करी थी, इसका मतलब आपकी इनकम कितनी थी, 10,000 ना। 6,000 आप कमा के ला रहे थे और 4,000 आपने सेविंग कर ली, बचत कर लिया, तो इसका मतलब आपकी इनकम कितनी है, 10,000। यानी इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। 6,000 में 4,000 जोड़ा तभी तो 10,000 बना। बात आ रही है समझ? अगर यहां तक बात समझ आ रही है तो अपन क्या कर सकते हैं, इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं भाई। सेविंग प्लस में एक्सपेंडिचर, ये कुछ फॉर्मूला नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, मैं बार बार कहता हूं। इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। एक बात बताओ, कई बार हमें सेविंग भी पता करनी पड़ सकती है, तो सेविंग इक्वल टू अगर मुझे निकालना हो तो सेविंग बराबर हो जाएगा इनकम, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एक बात और बताओ सर, अगर इस बार मुझे एक्सपेंडिचर पता करने हो तो इनकम माइनस सेविंग, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद जब हम आगे सवाल की तरफ बढ़े तो हमें पता लग रहा है कि व्यक्ति कम रहा है और खर्च ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब मैं एक काम कर सकता हूं, इनकम है 2 और दूसरे की इनकम कितनी है 3, तो यानी ये 2 आर कमा के ला रहे हैं और ये 3 आर कमा के ला रहे हैं। क्या बात समझ आई? सही है ना? नाम लिखा है क्या किसी का, क्या लिखा है? अच्छा 2 बंदे हैं, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, सही है। ये 2 कमा के ला रहा है, ये कितना कमा के ला रहे हैं 3। अच्छा एक बात बताओ, जो कमा के ला रहे हैं उसमें से बचत कितनी कर रहे हैं, 600 बचत कर रहे हैं। यानी कि सर इनकम, अगर मुझे इनकम के साथ इस रेशियो को देखना है तो इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूं, इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूं
ध्यान देना सर, इनकम से अगर सेविंग को माइनस करूं तो क्या एक्सपेंडिचर निकल जाएगा? बताओ, बात समझ आ रही है? इनकम है 2R और ये सेविंग कितनी कर रहे हैं? 600 की। इनकम है 3R, सेविंग कितने की कर रहे हैं? 6R की। तो आपने कमाए 2000 रुपए, खर्च कर दिए 600 रुपए, तो बचाए कितने होंगे? या फिर बचत कितने की करी होगी? 1400। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आप ध्यान से इस चीज को समझना कि अगर मैं इनकम में से सेविंग घटाऊंगा तो एक्सपेंडिचर आएगा, और इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाऊंगा तो सेविंग आएगा। दोनों चीजें हो सकती हैं एक दूसरे के साथ, अगर हो सकता है कई बार परिवर्तन हो जाए चीजों में, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट ये यूज किया जा सकता है। पहले तो एक बार बोलो, हाथ उठाओ जिन्हें यहाँ तक बात समझ आ गई। जिन्हें नहीं समझ आई वो हाथ उठाओ, सर बात समझ आई या नहीं आई? हाँ हाँ सर, इनकम मान लो आपकी 2R है और ये आपका एक्सपेंडिचर है। अच्छा सेविंग है, बचत है ना, सेविंग है। तो इनकम से जब सेविंग को माइनस करोगे तो आपको एक्सपेंडिचर पता लगेगा। सही है। और ये जो 2R दिख रहा है ना, रेशियो में वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। रेशियो का मतलब सर एक रिलेशन होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जो आर है ना सर, आर पे डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू कितनी है। आर की वैल्यू अगर मैं 1000 मान लूं तो ये 2000 हो जाएगा। आर की वैल्यू 1 लाख मान लूं तो इसकी 2 लाख सैलरी हो जाएगी। आर की वैल्यू 50,000 मान लूं तो इसकी 1 लाख सैलरी हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? रेशियो में कभी भी नंबर दे रखे हो तो कभी एग्जैक्ट नंबर नहीं मानना होता उन्हें, इसका मतलब एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकालेंगे तो एक बात देखो, इसमें से ये घटाया तो कितना बचा? सॉरी, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात बताओ कितना बन जा रहा है एक्सपेंडिचर का? 5:9। 5/9 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप इक्वल टू में ये चीज लिख सकते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब तुम बताओ गड़बड़ अपनी क्या हो रही है तुम्हारी? फिर यार फिर वही चीज, मेरे दोस्त, इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मैथ्स प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलता है भैया, व्यवहारिक अप्रोच पे मैथ चलते हैं। मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी नंबर उठा के ले आएंगे, नहीं। वो अलग सवाल थे, ये भी कराए थे, लेकिन मैंने ये भी कराए थे। जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाए, या एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाए, या सेविंग इनकम से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में हम इस तरह से सॉल्व करते थे। सही है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 दूनी 18, 18R माइनस 9 6 54, 100 बराबर 3 5 15R और माइनस 6 5 30। ऐसे ही करोगे क्या? सही है। 18 15 डिफरेंस कितना? 3R, और माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5400, 3000 2400। ऐसे ही करोगे ना? और एक आर की वैल्यू कितने, किसके बराबर? 3 8 24, मतलब 800 के बराबर। और जब एक आर की वैल्यू आ गई तो पूछा क्या? इनकम। इनकम पूछिए ना। तो इनकम फर्स्ट पर्सन की कितनी है? आर की वैल्यू 800 पुट करोगे तो फर्स्ट पर्सन की इनकम आ जाएगी 800 गुणा में 2 बराबर 1600। अरे हाँ या ना? और सेकंड पर्सन की इनकम कितनी आ जाएगी भाई? 800 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 2400। तो ये लो लिख दो भाई, आंसर है 1600 2400। वो भी कर लो, कर लो, बड़े भागे। Zoom it automatically disconnect after some time। भाई कौन लिख रहे हैं? देयर इज समथिंग रॉन्ग इन जूम इन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट और सम। हाँ भैया बिल्कुल सही बात। उसके बाद फिर भाई, तो आप इसे ना दोबारा लॉग इन कर लिया करो 40 मिनट के बाद ना। ये सेशन दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा हर बार आपको। तो लॉगिन आईडी सेम पासवर्ड के साथ आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो फिर चीजें होने लग जाएंगी जैसे हो रही हैं, ठीक है? हाँ, बड़े भागे। चलें, क्वेश्चन नंबर अगला बताना क्या कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल सेम अपने असाइनमेंट में है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। छुड़वा दूं? 20 नंबर क्वेश्चन करवाना है क्या? हो गया? कितने लोगों को हो गया, एक बार हाथ उठाओगे? तुम्हारा नहीं हुआ भाई पीछे? हेलो, देखो समझाता हूँ। देखो 20 नंबर क्वेश्चन घर से कर लेना, फिर बहुत आसान है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो। 21 कितने लोगों का हुआ, एक बार हाथ उठाओगे? कितना? 12,000? क्यों? 24,000। गुड, 24,000 बिल्कुल सही। 24,000 आ रहे हैं, समझना ध्यान से।
इस हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, 24,000 सही है। आगे चलते हैं। अब मैन स्पेंड्स हिज 2 months इनकम इन 3 months टाइम इफ हिज मंथली इनकम रुपीज 6,000। एक चीज समझना ध्यान से, दोबारा समझो। एक व्यक्ति 2 महीने में जितना कमाता है उतना 3 महीने में खर्च कर देता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। एक व्यक्ति है 2 महीने में जितना कमा के लाता है उतना 3 महीने में खर्च कर देता है। और ऐसा है क्या? जितना वो 3 महीने में कमाता है ना वो 2 महीने जितना खर्च कर देता है। गलत कर दिया। हाँ मतलब 2 महीने कमा के 3 महीने खर्च कर देता है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे यार तुम हमें कंफ्यूज कर देते हो, और खतरनाक बोला। वही वाली चीज होती है ना, वो सही कहा। एक कहावत नहीं है, तुमने सुनी होगी, जैसों के साथ रहोगे वैसे हो जाओगे, है ना? तो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ तुम्हारे साथ रह के। दोबारा समझाता हूँ, समझना ध्यान से। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 2 महीने के अंदर की जो सैलरी उसे मिली, वो 2 महीने की सैलरी को 3 महीने की खर्चों में मैनेज करता है। सही है ना? और प्रत्येक महीने उसे कितने रुपए मिलते हैं? 6,000 रुपए मिलते हैं। एक बात बताओ, 3 महीने के अंदर उसकी सैलरी कितनी बनी? 18,000। और 2 महीने का की सैलरी कितनी है? 12,000। ये जो 12,000 है ना, वो 3 महीने में खर्च करता है, तो तीसरे महीने की सैलरी उसकी पूरी बच जाती होगी। मेरी बात समझ आई? आपको समझ नहीं आई होगी? नहीं आई ना? पक्का? क्या समझ आई बताओ? हाँ। उसके बाद भाई साफ साफ दिख जाता है किसे समझ आ रहा है किसे नहीं आ रहा। लेकिन यार पता है, आप जब खुद नहीं पूछते ना तब बड़ा बुरा लगता है कि यार पेपर आपका है, जीवन आपका है, सब कुछ आपका है, और फिर आप ही नहीं मतलब एफर्ट्स लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? फेस से दिख जाता है साफ साफ कि किसे समझ आ रहा है किसे नहीं आ रहा। लेकिन पूछा करो मेरे भाई। मैंने कहा कि आपकी सैलरी मान लो 6,000 पहले महीने, दूसरे महीने 6,000, और तीसरे महीने भी 6,000, कितने हो गए टोटल? 18,000। लेकिन आप क्या करते हो सर, 2 महीने की सैलरी को 3 महीनों में खर्च करते हो, है ना? तो 2 महीने की सैलरी कितनी? 12,000। 12,000 रुपए को आपने 3 महीने में खर्च किया। सही है? तो 3 महीने का टोटल इनकम 3 महीने की 18,000 थी, लेकिन 3 महीने में आपने खर्च कितने कर दिए? 12,000। यानी कि एवरी 3 मंथ्स में, एवरी 3 मंथ्स के अंदर आपकी जो सेविंग है वो कितनी है? 6,000 है। एक साल के अंदर उस व्यक्ति की बचत कितनी होगी? तो एक साल का मतलब हुआ 3-3 महीने, एक साल में कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे सर। तो मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ये उसकी सेविंग है, यानी कि उस व्यक्ति की बचत है पूरे साल की। सही है भाई? चलिए, ऑनलाइन वालों आपको समझ आ गई बात? हेमंत ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखने की कोशिश करना। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। बताएं 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा? 21 हो गया था क्या? 6 आवर 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट। किस व्यक्ति का आंसर आ रहा है एक बार हाथ उठाओगे? जिनका नहीं आ रहा है एक बार कोशिश करो प्लीज। पहले तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, टोटल ट्रेवलिंग कितने घंटे की है भाई? क्वेश्चन सुनो सुनो। अच्छा 90 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, और हर 7 किलोमीटर के बाद उसे ब्रेक लेना है ना? तो पहली बार जब वो 7 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा तभी तो यहाँ पे ब्रेक लेगा। तो पहला जो ब्रेक होगा वो 7 किलोमीटर के बाद। सही है ना? अब यहाँ पे अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 12 तो स्टॉप हो गए उसके। 12 क्या हो गए? स्टॉप हो गए। यानी 12 बार उसे घोड़ा बदलने के लिए रुकना पड़ेगा। सही है ना? और 12, समझ रहे हो ना बात? 12 बार अगर रुकना पड़ रहा है तो हर बार कितने मिनट रुकेगा? 6, तो 12 छिंग 72, इसका मतलब 72 मिनट रुक गया। ये तो उसका पूरा रुकने में समय बर्बाद हो गया, 72 मिनट। मेरी बात समझ आई? 1 घंटे 12 मिनट तो रुकने में बर्बाद हो गए। अब 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं किस स्पीड से? तो आपको पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। सही है? 90/18 करोगे, 18 पंजे 5 घंटे हो जाएंगे। यहाँ पे 5 घंटे तो ये लग गए जब घोड़ा चला, और 72 मिनट उसने घोड़ा बदलने में समय लगा दिया।
तो मैं कह सकता हूँ 5 घंटा प्लस 1 घंटा 12 मिनट। सही है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 घंटे 12 मिनट, यानी 90 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करने में समय लगेगा 6 घंटे 12 मिनट। सही है भाई। ऑनलाइन वालों, आपको अगर बात समझ आ रही है तो कमेंट कर दो, बड़ी कृपा होगी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे सर। अ ट्रेन is 250 meter long if the train takes 50 seconds to cross a tree by the railway line, then the speed of the train in kilometer per hour। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, यदि वह रेलवे लाइन द्वारा वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड लेती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? 250 डिवाइड बाय 50। सही है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23 था। 23 क्वेश्चन में 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी ये डिस्टेंस है कि नहीं है? बटे कितना समय लेती है? 50 सेकंड का समय लेती है, यानी ये जो कैलकुलेट होकर स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में होगी कि नहीं होगी? लेकिन हमें आंसर किस में बताना है? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में बताने के लिए मल्टीप्लाई किसका करते हैं? वेरी गुड, 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप सिंप्लीफाई करके देखना, तो 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, कितनी बार? 5 बार। 5 दाई 50, कितनी बार? 10 बार। अब यहां से देखोगे तो 18 बटे में कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा 50 आएगा, और 50 से 50 कटेगा? विद्रोह कितने? 50 से 250 काटो ना, रुको 5 रुको का। रुको रुको तो फिर रुको, मतलब एक गलती हुई और तुमने शुरू कर दी अपनी कहानी। पूरी बात तो सुनो। 250/50 सही। 5 से काटोगे तो 5 पंजे 25, ये जीरो था तो लगेगा कि नहीं लगेगा? अब यहाँ 50 है होगा, और ये 50 इसके साथ कटेगा, तो क्या दिक्कत है फिर? सही है। और यहाँ पे जब कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 18, तो आंसर 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहीं तुम थोड़ी गलती करोगे और हम तुरंत चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, है ना? 18 किलोमीटर पर आवर लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर। अगला सवाल खत्म हो गया है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। इसकी भी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए और हो सकता है ना आए, तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है? परेशान मत होना बिल्कुल। देखो ध्यान से, अगर हम किसी भी सीरीज की बात करें और उसका एवरेज निकाल रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, जैसे 1 2 3 और 4 और ये 5, मान लो 3 ही ले लो, सही है? मुझे इसका एवरेज बताना है, तो इसका जब मैं एवरेज निकालूंगा तो 3 + 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 को कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में बांटना है, तो डिवाइड बाय 3 करूंगा, एवरेज कितना आ जाएगा? यानी मिडिल टर्म हमेशा एवरेज होती है जब एक लगातार आने वाली संख्याओं की सीरीज की बात करें। मिडिल टर्म क्या होती है सर? एवरेज होती है, उसका मीन हुआ करती है। अगर मैं इस सीरीज को ऐसे लिख दूं, 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस में 5, एवरेज क्या होगा सर? 3 होगा, क्योंकि 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 डिवाइड बाय 5 बराबर 3, क्योंकि 5 दिया 15। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे भी जो मिडिल टर्म है वही एवरेज है। आप जोड़ के देखो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। 15 को किससे काटोगे? 5 से, तो 5 दिया 15, एवरेज कितना आ जाएगा? 3। मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा लगातार आने वाली संख्याओं की सीरीज में जो मिडिल टर्म होती है वही उसका औसत यानी कि मीन हुआ करती है, यानी माध्य हुआ करती है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे लगातार आने वाली संख्याएं कितनी है? 7 है। और लगातार आने वाली संख्याएं अगर 7 है, तो 7 संख्याओं का उनका एवरेज कितना है? 20 है। इसका मतलब यह हुआ कि 20 तो बीच वाला नंबर होगा, और इसके बाद 3 संख्याएं आएंगी, और इससे पहले 3 संख्याएं आएंगी, टोटल 7 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? सही है ना? तो ऐसे केस में अगला नंबर 21, अगला नंबर 22 और अगला नंबर 23, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 23। बात खत्म। सही है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि वृत्त की परिधि, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 30/π, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। एक बात बताओ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होती है सर? πr²। सही है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो 2πr होगा कि नहीं होगा? लेकिन 2πr की जगह पे वैल्यू कितनी है? 30/π। बहुत अच्छी बात। ये हटा दूं भाई, या लिखूं मैं? लिखोगे? बता देना, सही है? हाँ बता दिया करो भाई, वो जरूरी है।
अब यहाँ से 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? मेरा मन कर रहा है मैं क्या करूं, फिर काट दूं। फिर तुम्हारा मन करे तुम वो कर लेना भाई, है ना। 2 से कटेगा तो 15 आ गया, सही है। अब यहाँ पे देखो सर, ये पाई है, ये पाई उधर चला जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R इक्वल टू 15/पाई इंटू पाई, सही है। और जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 15 में क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर आ जाएगा। बेहद आसान बात। तो ये क्या है? रेडियस है 15/पाई स्क्वायर। लेकिन हमें क्या पता करना है? डायमीटर पता करना है। तो रेडियस का डबल होता है आपका डायमीटर, सही है ना। तो डायमीटर D इक्वल टू अपन लिख रहे होंगे 15/पाई स्क्वायर इंटू 2। आंसर इट मस्ट बी 30/पाई स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में दिखेगा, आप आंसर लगा सकते हो। बाकी रही बात ये, आपको अगर कोई दूसरा तरीका पता है तो आप बिल्कुल लगाओ, लेकिन यहां अगर आंसर 30 सेकंड में आ रहा है तो आपका 10 सेकंड में आ रहा है तब तो लगाना। पता लग रहा है यहां मैं ला रहा हूं 30 सेकंड के अंदर, आप ला रहे हो 50 सेकंड के अंदर और फिर खुश और हो रहे हो, तो ये गलत बात है, सही है। तो आपके पास कोई ऐसी अप्रोच है कि आंसर बहुत जल्दी आ रहा है तो बिल्कुल आप लगा सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं कि आंसर लाने के। मेन है अपना काम सही आंसर आ जाए और जल्दी आ जाए, बस बात खत्म। ठीक, बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और हाँ भाई, ऑनलाइन वाले हैं सभी लोग, अपने नंबर जो आपके बने हैं ललित सर के फोन पे एक बार भेज देना, ताकि आपका जो पूरा डाटा है ना वो मेंटेन हो सके, आपके इंप्रूवमेंट के बारे में हमें पता लग सके। ठीक है भाई, तो रिक्वेस्ट है सभी से, एक बार ललित सर के नंबर पे प्लीज। हाँ ललित भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।